Hello class 12 students, welcome to today's online class and our today's topic is mutual inductance between two long solenoid. In the previous class, in the previous video, we understood about what is mutual inductance. We also got an expression for it. We came to know what's the SI unit and how on what factor it depends upon. और आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी. सो लेट अस गो फॉर दैट. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज आवर फर्स्ट सोलेनॉइड. इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम I1 मान लेते हैं. इसकी लेंथ को L मान लेते हैं. और एक और सोलेनॉइड है, ये पहला सोलेनॉइड मान लो ये S1 है. ये कोई बैटरी से कनेक्टेड होगा, उसमें से करंट आ रहा है I1. और एक सोलेनॉइड है S2, इसको हम नाम देंगे S2. ये सोलेनॉइड इसके साथ में ही अलाइंड है, इसके साथ में ही कुछ ऐसा लगा हुआ है कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. इस सोलेनॉइड को हम S2 नाम देते हैं. इसका भी लेंथ L होगा, इसका भी लेंथ को हम L लेंगे. और दो सोलेनॉइड की बात हो रही है S1 और S2, दोनों के लेंथ L है. एक भी नंबर ऑफ टर्न्स को हम N1 ले लेंगे और दूसरे के लिए N2. तो क्या क्या बात हुई? सबसे पहले टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स S1 and S2, length of solenoids दोनों की L मान रखे हमने. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर S1 के लिए, पहले वाले सोलेनॉइड के लिए मान लो स्मॉल n1. याद रखना ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. तो उसी प्रकार से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर S2 N2 हो जाएगा. मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ S1 के लिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए, वैसे पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ S2 के लिए, सेकेंड नंबर ऑफ सोलेनॉइड के लिए. तो ये बात हुई इस सोलेनॉइड की. अच्छा, I1 करंट फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू, ठीक है, ठीक दिख रहा है. करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉइल हमारा कौन सा S1 होगा. और सेकेंडरी कॉइल का भी हमने देखा था, प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो करते थे, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा होता था, ईएमएफ इंड्यूस होता था, तो करंट फिर इंड्यूस होता था उसमें. ठीक, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S1 इज क्रिएटेड. सबसे पहले तो देखेंगे हम कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S1 यानी कौन सा कॉइल हमारा S1, पहला कॉइल जिसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा. तो मान लो B सीधा B बोल देता हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसमें से करंट फ्लो होगा वही क्रिएट करेगा. तो B1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड म्यू इंटू L इंटू I होता है. याद है, दो बार यूज हो चुका है ना. पहले तो हमने जब यूज किया था, बनाया था, सोलेनॉइड के बारे में पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में, और साथ ही जब म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे तब भी ये हुआ. ठीक है, मगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर S1 सोलेनॉइड के लिए N1 है और उसमें से करंट जा रहा है I1, इसलिए B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1. B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1. अच्छा, हम लोग अभी एक और बात जानते हैं. वी ऑलरेडी नो ऑल्सो कि मैग्नेटिक फ्लक्स linked with S2. अरे सीधी बात है,
पहला वाला सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें देखेंगे हम? ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है वो किसके? S2 के लिए, जो चेंज हम देखना चाहते हैं, जिसमें हम इंड्यूस ईएमएफ देखना चाहते हैं, उसमें देखेंगे। तो क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2, मतलब दूसरा वाला सोलेनॉइड ड्यू टू 1, है ना। तो देखो phi to 1 का मतलब क्या हो? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल या सेकंड सोलेनॉइड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, तो 2 1। ओके, सो इट विल बिकम टू बी, वी विल टेक इट एज phi की क्या होता है? phi इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। कौन सा एरिया सर? एरिया यही वाला एरिया जो इसका एरिया ए होगा, किसका? सेकेंडरी कॉइल का एरिया, सेकेंडरी कॉइल का एरिया हम उसको ए ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों कॉइल का लेंथ बराबर है। मान लेते हैं हम रेडियस की यहाँ बात ही नहीं कर रहे, इसलिए डायरेक्ट एरिया लिख देते हैं हम, इसलिए दोनों के लिए एरिया हम सेम लेते हैं क्योंकि दोनों का लेंथ हमने L मान रखा है। ठीक, अब इसमें से B की वैल्यू हम निकाल बैठे, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 जो है, इट इज फॉर ओनली वन टर्न, S2 फॉर वन टर्न मतलब एक कॉइल के लिए, एक लपेटे के लिए, सिर्फ एक टर्न के लिए, एक लपेटे के लिए कितना होता है? तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, फॉर वन टर्न ये होगा, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, याद लिख देता हूं, फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, phi क्या हो जाएगा? phi to 1 इज इक्वल टू, phi to 1 हो जाएगा कैपिटल N इंटू B, ये B1 होगा, B1 इंटू A, ऐसा होना चाहिए। अब B1 में मैग्नेटिक फील्ड तो कौन पैदा कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल पैदा कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सर यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में दिया है, तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 और N2 है दोनों कॉइल के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 और N2 दिया हुआ है, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कर देंगे तो हमको निकल जाएगा, हमारे लिए निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकेंडरी कॉइल। ये कौन से के लिए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फॉर S2 निकाल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? N2 इंटू L ले लेते हैं। क्या चीज के लिए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। क्या होगा? लेंथ से आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। चलो वैल्यू पुट करते हैं B1 की, तो phi to 1 इज इक्वल टू N2 इंटू L इंटू म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट N1 इंटू I1 इंटू A। ब्रैकेट खोलते हैं, व्हाट विल गेट? phi to 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A इंटू I1। ठीक, देखिए ये सारी चीजें म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A, ये चीज जो है ये शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स और मीडियम इस पे डिपेंड करती है। ठीक, ये भी हमने ये रिलेशन बिल्कुल पिछली बार जैसा है, सेल्फ इंडक्टेंस में जैसे हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। ओके, अभी हम एक और बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि बट phi to 1 को तो होना चाहिए एक फॉर्मूले के अनुसार, क्या था? phi जो था करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो वाले से हमारा एक फॉर्मूला निकला था, कल ही की क्लास में हमने देखा था M इंटू I। मगर इस केस में S2 से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? M1 to M21, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट सोलेनॉइड इंटू I1, यानी जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, करंट इसमें सिर्फ इसमें फ्लो हो रहा है, बैटरी करंट इसमें तो इंड्यूस होगा। ठीक, तो phi to 1 इज इक्वल टू M21 इंटू I1, M21 इंटू I1। ठीक है, कहां मिटाएं? इधर मिटाएं, M21 इंटू I1। नाउ सी, हम ऑलरेडी जानते हैं कि phi to 1 की वैल्यू क्या है, तो चलो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और वहां से हम लोग यहां से क्या करते हैं, यहां से हम लोग I की M21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से लिखते हैं M21 इज इक्वल टू phi to 1 अपॉन I1। ठीक है,
521 अपॉन I1, 521 अपॉन कट गया, 521 अपॉन I1, 521 अपॉन I1। अच्छा, अब हम लोग 521 की वैल्यू रख देते हैं, 521 की वैल्यू रखते हैं। सो व्हाट विल वी गेट, पुटिंग वैल्यू 521, तो M21 यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनोइड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनोइड इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू A इंटू I1 अपॉन I1 cancel, so we will get mutual inductance of second solenoid due to first solenoid is mu naught into N1 into N2 into L into A। ये है सो किसी न्यूमेरिकल में इनकेस अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है, बहुत आसान न्यूमेरिकल बनेगा, क्या होगा उसमें आपको क्या देगा, म्यू नॉट की वैल्यू नहीं देगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 10 टू द पावर -7, 1 into 10 to the power -7, N1 की वैल्यू दे देगा, N2 की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दोनों में दे देगा, और लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा, अगर एरिया नहीं दिया पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। सो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट M21, और अगर किसी तरीके से वो इस फॉर्मूले में 521 पूछ रहा है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। इट मींस दैट वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ इट, इवेंचुअली वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन आल्सो। सो दिस वाज अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। Now we will move to the next topic, which is eddy current. So let us move to that. So let us now move to the next topic, which is eddy current. एडी करंट के बारे में हमारे एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और वो बताता है कि एडी करंट में से एडी जो है, ये एडी इसका मतलब होता है सर्कुलेटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पानी में आप पत्थर फेंके या फिर पानी जब किसी सिंक से नीचे जा रहा, तो यू विल सी दैट हाउ भंवर पैदा होती है उसमें, है ना, गोल घूमता हुआ पानी होता है ना, गोल घूमता हुआ, दैट गोल घूमते हुए एडी करंट ऑफ वाटर, एडी करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर्कुलेटिंग मतलब उसका क्या होता है, सर्कुलेटिंग, गोल घूमता हुआ। क्या ऐसा होता है सही में, क्या करंट ऐसा बनता है? हाँ, वी कैन सी, हम लोग इसका एक एग्जांपल समझते हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं अगर एक मैग्नेट को, नॉर्थ साउथ वाला मैग्नेट, पोल वाला मैग्नेट के पोल्स है नॉर्थ साउथ, और इसको सामने में, इसके सामने में एक कॉइल लेता हूं, इसके सामने में एक कॉइल लेता हूं, यू ऐसे कॉइल लेता हूं, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मैग्नेट को सामने ला रहा हूं। What I am doing, I am bringing this magnet towards it. So what will happen? We already know that flux will change. Magnetic flux change होगा, magnetic flux linked with the coil will change. Magnetic flux change होगा तो हमारा Faraday's law क्या बोलता है? Faraday's law बोलता है कि एक EMF इंड्यूस होगा इसके अंदर, जो इसमें करंट को फ्लो करेगा। चलो मान लेते हैं वो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ये फ्लो होने लगा करंट, हमने इसको मोशन दिया, एक करंट फ्लो होने लग गया, इंड्यूस हो गया, और लेंज लॉ बोलता है कि वो ऐसा करंट फ्लो होगा कि वो इसके सामने आने को अपोज करेगा, यानी कि वो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना चाहेगा। कैसा बन सकता है नॉर्थ पोल? वो सर्कुलेटिंग करंट कुछ ऐसा बनाएगा, ऐसा गोल घूमता हुआ करंट बनाएगा, देखो ऐसा, तभी तो इस तरफ, जिस तरफ हमारा थंब जा रहा है उस तरफ नॉर्थ पोल, मतलब इधर में एक करंट ऐसा बनेगा जो कुछ ऐसा होगा, यू गोल घूमता हुआ करंट बनेगा, ठीक है, गोल घूमता हुआ करंट तो बनता है, कौन सी बड़ी बात हुई। नाउ सी, दिस इज हैपनिंग विद द कॉइल, बट in place of this coil, if I put a plate, एक मेटेलिक प्लेट, एक कंडक्टर प्लेट रख देता हूं मैं यहाँ पे, और इस मैग्नेट को मैं यूं बांध देता हूं, एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करने के लिए, ठीक, और मैं क्या करता हूं, इसे ऑसिलेट करता हूं, ऐसा छोड़ देता हूं, ऐसा
तो जब ये प्लेट नहीं रहेगा तब मैं यूं आगे इसे छोड़ूंगा तो ये बिल्कुल ये मूव होगा, अपने तरीके से मूव होगा। मगर सामने में एक प्लेट रख देता हूं, डिफाइन प्लेट, कीप अ प्लेट, कंडक्टर प्लेट इन फ्रंट ऑफ इट, तो देखा गया है कि ये जो मोशन है, इसका जो मोशन है वो जल्दी से डैम्प हो जाता है, डैम्प हो जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब इसका जो ऑसिलेशन है यूं गोल ऐसा, इधर टू एंड फ्रो, ऊपर इधर जाना फिर इधर वापस आना, ये जो होना होता है इसका, वो सामने में रखे हुए प्लेट के रख दे, हम मेटल का प्लेट रख दे, कंडक्टर रख दे सामने में, तो भी वो डैम्प हो जाता है, जल्दी उठ जाता है। एक कॉइल को रखते हैं और ऐसा करते हैं तो हम समझ जाते हैं हाँ वो क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, बिल्कुल होगा। अगर आप सामने में कॉइल को रख दो और इस मैग्नेट को अगर आप ऑसिलेट करो तो वो जो कॉइल है उसमें करंट पैदा होगा, इंड्यूस होगा करंट, वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, इसके मोशन को डैम्प करेगा। अगर वो पास आ रहा है तो उसको दूर धकेलेगा और जब दूर जाएगा तो उसको खींचेगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का करंट पैदा करेगा जिसका डायरेक्शन हर बार चेंज होगा। जब वो पास आएगा तो कुछ ऐसा घूमेगा करंट, और जब वो दूर जाएगा तो कुछ ऐसा घूमेगा, ताकि एक बार नॉर्थ वाले, एक बार साउथ वाले, उसको डैम्प करना चाहेगा, रोकना चाहेगा उसको, और जल्दी से रोक देगा। वो कॉइल को रोक देगा, मगर एक प्लेट भी रोक देता है। प्लेट में तो सर्कुलर मोशन में करंट नहीं फ्लो हो सकता, प्लेट में सर्कुलर मोशन के लिए पाथ ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है। मगर देखा गया है कि सामने में एक मेटल प्लेट रख दिया जाए तो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलता है, अगर नहीं रखेंगे कुछ तो सीधा अपने आप होते रहता है। तो जब हमने देखा कि मेटल प्लेट रखने पर भी कोई डैम्प्ड ऑसिलेशन मिल रहा है, तो इसको फिर और जांचा गया, देखा गया, तो पता चला कि इस प्लेट में भी सर्कुलर मोशन में करंट फ्लो होते हैं, इस प्लेट में भी छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में करंट फ्लो होंगे। सर करंट फ्लो कैसे हो सकते हैं? हाँ करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि एक प्लेट के अंदर भी आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार का सर्कुलर कॉइल जैसा कुछ है जो बहुत ही पास रखा हुआ। आप सोच सकते हैं कि एक मेटेलिक प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, और इसमें भी एटम्स जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स बन गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, और उस रास्ते में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा और वो क्या करेगा, कुछ ऐसा करंट फ्लो करेगा कि वो इसके मोशन को रोके, इसको अपोज करे, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसको अपोज करे। असल में वो अपोज क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को। इसीलिए तो माइनस d∅dt लेते थे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का। फैराडेज लॉ में हम क्या लेते थे कि E = माइनस d∅dt, मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हम किसको अपोज कर रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके कारण जो करंट जो इंड्यूस हुआ है वो किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में। और इसी फॉर्म के सर्कुलेटिंग करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। सर्कुलेटिंग करंट को हम एडी करंट बोलते हैं, सर्कुलेटिंग करंट को ही हम एडी करंट बोलते हैं। तो एडी करंट का डेफिनेशन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन? Definition of eddy current will be whenever there is a change in flux linked with any conductor. Any conductor की बात करें यहाँ पे, हम कोई coil की बात नहीं करें। When there is change in magnetic flux linked with any conductor, a current is induced in it. A EMF is induced in it, and then a current is induced in it, जो कि eventually current को पैदा करेगा। And that current opposes the change in magnetic flux. That current is in the form of circulating current. That current looks like a circulating current. गोल घूमता हुआ करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। उस गोल घूमते हुए करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो एडी करंट क्या हुआ, एडी करंट ऐसे सर्कुलेटिंग गोल घूमते हुए किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसके लिए चेंज हो रहा है, जहां पर भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, वहां गोल घूमते हुए करंट बनते हुए भंवर बनते हुए करंट बनते हैं, वहां पे उसको एडी करंट बोला जाता है। क्या ये एडी करंट सिग्निफिकेंट होता है? क्या ये एडी करंट कोई इतनी मात्रा में होता है, क्या इतनी ज्यादा होता है कि ये कोई इफेक्ट डाल सके?
तो देखते हैं कि एडी करंट जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखा गया है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा उससे रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो जिसमें से ये बी जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी मैग्नेट की हो सकती है, मगर ये जो एरिया है वो तो लिंक्ड विद द सरफेस है। तो जितना ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा एडी करंट का प्रभाव, उतना ज्यादा एडी करंट पे प्रभाव। सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर सकता है। और दूसरी चीज देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिस्टेंस जो रहते हैं कंडक्टर के, अगर वो बहुत कम हो तो ये एडी करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर कैसे बढ़ जाता है? हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये तो जानते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, बट अगर रेजिस्टेंस एकदम लो कर जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना बन रहा है वो तो हो गई, मगर एक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस कम वाला ले लिया, अगर प्लेट का रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना हो रहा है उसमें से करंट जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कॉपर का, सॉफ्ट आयरन का करंट बहुत रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में से हम लोग रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया आल्सो, तो हम लोग वहां पे दोनों बात को ना लिखकर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम भी हो जाएगा। सो दिस इज इट। क्या हुआ, एडी करंट क्या है, वो सर्कुलेटिंग करंट जो किसी कंडक्टर में बनता है, इंड्यूस होता है टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलेटिंग फॉर्म में होता है, एडी करंट बोला जाता है उसको। ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द कंडक्टर, दोनों एक ही चीज है। बाय द वे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोले तो एरिया ऑफ द कंडक्टर आल्सो वी कैन से, ठीक, क्योंकि देखा गया है एरिया ऑफ द कंडक्टर भी हमारे फॉर्मूले में आता है। ओके ना, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या इसका घाटा है या फिर कुछ फायदे हैं, कुछ ऐसा कुछ है कैसे? सो मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट थिंग इज डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले जो नजर आती है वो चीज है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस के बारे में पहले देखते हैं। डिसएडवांटेजेस के बारे में बुक में बताया है, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से बताया, और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें से कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। तो डिसएडवांटेजेस इसका होता है, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली बात जो आती है वो ये कहां यूज होता है। हमने देखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट हम लोग जहां पे यूज करते हैं वो होता है ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, डायनामोस, जनरेटर्स। ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर, डायनामोस, जनरेटर, इन सारे जगह में ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कम या ज्यादा करता है। मोटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जनरेटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, यहां पर इन सारी जगह में एक सॉफ्ट कोर, एक सॉफ्ट आयरन का कोर यूज किया जाता है। एक सॉफ्ट आयरन का कोर यूज किया जाता है। देखिए क्या हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का कोर, जिसके ऊपर एक सॉफ्ट आयरन का कोर यूज किया जाता है, जिसके ऊपर वाइंडिंग रहती है, जिसके ऊपर वायर्स को लपेटे जाते हैं। जैसे कि हमारा ये सोलेनॉइड था, उसमें वायर को लपेटा जाता है। तो वैसे बाय द वे वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सॉफ्ट आयरन को, है ना, कि जिसके ऊपर वायर को हम लपेटेंगे तब जाकर ये सोलेनॉइड बनेगा। तो एक सॉफ्ट आयरन का कोर जो रहता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस कम रहता है। ये सॉफ्ट आयरन एक प्रकार का मटेरियल है, इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम रहता है।
और रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसमें करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। करंट की वैल्यू बढ़ गई तो वी ऑलरेडी नो दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट बढ़ जाता है, हीट एनर्जी बढ़ जाती है, और इसके कारण ये जितने भी ट्रांसफार्मर, मोटर, डायनेमो, जनरेटर है, ये ज्यादा हीट होने लगते हैं। तो उनका क्या किया जाए तो ये कम हो जाए। हीट होना भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, एनर्जी भी लॉस हो रही है और साथ में ये हीट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सीडेंट के भी चांस है। सो व्हाट इज टू बी डन, ये जो कोर रहते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल मान लो एक कोर टाइप का बनाया है, इसके ऊपर ही वायर को लपेटा जाएगा, तो इसको छोटे छोटे प्लेट्स को, इंसुलेटेड प्लेट्स को चिपका कर बनाया जाता है। छोटे छोटे इंसुलेटेड प्लेट्स को चिपका कर बनाया जाता है। ये सॉफ्ट आयरन के कोर को लैमिनेटेड और इंसुलेटेड प्लेट्स को मिलाकर बनाया जाता है। अब इसमें अब मैग्नेट के आसपास ही रखा हुआ रहता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में ये है, इसके ऊपर कॉइल लगी हुई है, यू कॉइल लगी हुई है। सो नाउ व्हेन एडी करंट विल बी जनरेटेड इन, इसके अंदर जब एडी करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट, इसके अंदर भंवर बनने वाले करंट पैदा होंगे, हीट पैदा होगा। उसको कम करने के लिए इसके जो सॉफ्ट आयरन कोर का जो पूरा सॉफ्ट आयरन का जो पूरा कोर है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लैमिनेटेड फॉर्म में, इंसुलेटेड फॉर्म में मिलाकर बनाया जाता है। तो करंट जो रहता है वो एड अप नहीं हो पाता, मतलब थोड़ा फॉर्म में एडी करंट हर छोटे छोटे प्लेट्स में बनता है, मगर एक साथ वो बड़ा होकर करंट एड अप नहीं हो पाता, और इस कारण से रिड्यूस हो जाता है एडी करंट। एडी करंट इज रिड्यूस्ड, एडी करंट इज रिड्यूस्ड। साथ ही अब यहां पे डायनामोस के इसके कोर में, सॉफ्ट आयरन के कोर में इसके एरिया को कुछ ऐसा बनाया जाता है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ ऐसा बनाया जाता है कि आपने देखा होगा कहीं कुछ इस फॉर्म में कोर रहता है, और उसके ऊपर में इसकी वाइंडिंग को चढ़ाई जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है? सो दैट यू कैन सी द एरिया कैन बी रिड्यूस्ड, एरिया को भी कम कर दिया जाए। रेजिस्टेंस तो आपने कम कर दिया, रेजिस्टेंस कैसे कम कर दिया? आपने छोटे छोटे प्लेट्स ले लिए, इंसुलेटेड फॉर्म में ले लिए, वो कैसे बन गए? एक प्रकार के पैरेलल फॉर्म में अरेंजमेंट हो गया उनका। तो पैरेलल में जब अरेंजमेंट रहता है तो रेजिस्टेंस वैसे ही कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस तो आपने कम कर दिया, साथ में एरिया को भी कम कर दो। एरिया कैसे कम होगा? यू कैन रिड्यूस द एरिया। ये पहले सर्कुलर फॉर्म में था, आपने बीच में से उसके एरिया को जितना कम कर सकते हैं उतना कर दिए, तो एडी करंट इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, और हीटिंग कम हो जाती है। हीटिंग कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म तो नहीं होती, बट हीटिंग जो हो रही है वहां पे वो कम हो जाती है। सो दैट्स हाउ डिसएडवांटेजेस का रेमेडी होता है। एक डिसएडवांटेज यही होता है कि इसके कारण हीट बहुत ज्यादा पैदा होती है, हीट और एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, और उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? We reduce the resistance of it by using small thin sheets of insulated and laminated material, join it together as a parallel connection, and resistance is reduced, as well as the area is being reduced by special kind of design of it, special kind of shape of it, of the core of transformer, motor, dynamo and generator. So this is it about disadvantages. इसके कोई एडवांटेजेस भी है क्या? ऑफ कोर्स इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस से ज्यादा है। सो लेट अस सी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इट। एडवांटेज में सबसे पहली बात जो समझने वाली है कि कहां-कहां ये अप्लाई होता है, एडी करंट के यूज कहां-कहां होते हैं, वहां पे फिर हमको पता चल जाएगा कि ये एडवांटेज कहां देता है। तो एडवांटेज के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें दो इसके एप्लीकेशन होते हैं, दो तरीके से ये हमारी मदद करता है। एक तो डैम्पिंग के लिए, डैम्पिंग ऑफ मोशन, देखे थे हमने कि मैग्नेट जो था वो ऑसिलेट जल्दी होता था, ऑसिलेट होकर रुक जाता था जल्दी से, तो एक प्रकार की डैम्पिंग ऑफ मोशन में इसकी यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज हीटिंग, ये हीट भी पैदा करता है। देखो
एक्चुअली एडी करंट क्या कर रहा था, दो प्रकार की चीजें कर रहा था। एक तो हीट पैदा कर रहा था, देखे थे ना हमने, करंट की वैल्यू बढ़ जा रही थी, वो प्लेट में जो मैग्नेट आगे पीछे हो रहा था उसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो हीट भी होगा, तो हीटिंग, उसका हीट का अगर कोई हेल्प ले लें हम लोग तो उसका एडवांटेज बन जाएगा। यहाँ पे तो डिसएडवांटेज पैदा कर रहा था, हीट फालतू हो रही थी, इसके कारण मशीन खराब हो सकती है, मगर इस हीट को अगर हम कहीं यूज कर ले तो अच्छी बात हो जाएगी। तो हीटिंग की तरीके से यूज हो सकता है और डैम्पिंग ऑफ मोशन के लिए भी यूज हो सकता है। कहां पे हो सकता है, चलो पहले देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डेड हीट गैल्वेनोमीटर। डेड हीट गैल्वेनोमीटर, हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को नापता है। गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को नापता है, प्रेजेंस को बताता है कि हाँ करंट अवेलेबल है। तो करंट अवेलेबल है कैसे पता चलता है? करंट अवेलेबल ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो होता है कॉइल से, जिसके कारण उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क के कारण वो गैल्वेनोमीटर आगे जाता है। बट वी ऑलरेडी नो कि गैल्वेनोमीटर में जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, पहले वो इस पोजीशन में था, तो जब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वो जहां पर जितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है उसके हिसाब से उतना टॉर्क देगा, और उस टॉर्क पे पहुंचने के बाद वो ऑसिलेट करता है। क्या आप ऐसा चाहोगे गैल्वेनोमीटर जो 5 एम्पियर या 2 एम्पियर के पास जाके यूं ऑसिलेट करते रहे? नो, यू विल नॉट लाइक दैट। आप नहीं चाहोगे। व्हाई? बिकॉज यू विल नॉट कम टू नो व्हाट्स द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ इट। क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट नाप सकता है, प्रेजेंस के साथ साथ वो थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट नाप सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसका मोशन जल्दी से डैम्प हो जाए, जल्दी से रुक जाए, वो जिस एक डायल पे कहीं पे जाके रुक जाए। हाँ, मुझे पता चल जाए कि 2 एम्पियर का करंट है या 2.1 एम्पियर का करंट है, मगर ये करंट कैसे पता चलेगा? जब ये रुके वहां पे। टू मेक इट स्टॉप एट दैट पॉइंट, एट दैट डिवीजन, आपको एडी करंट का मदद लेना पड़ेगा। एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, एक प्रकार का यहाँ पे कंडक्टर को लगाया जाता है, जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें से, उसके चेंज होने के कारण वो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है। उसके यहाँ पर एडी करंट, यहाँ पे ऐसा एक कॉइल या प्लेट लगा दिया जाता है, जिसमें इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और वो क्या करेगा, जितना टॉर्क आ रहा है वहां तक तो जाता है, मगर इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है उसके कारण वो जल्दी से जाकर यहां रुक जाता है। क्यों? क्योंकि डैम्पिंग ऑफ मोशन प्रोवाइड होता है उसको। वो क्या करता है, उल्टे डायरेक्शन का इंड्यूस करंट पैदा करता है, जो क्या करता है, इसको रोक लेता है वहां पे, इस डायल को वहां पे जाकर रोक लेता है। तो कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में कि एडवांटेज क्या होगा? तो डेड हीट गैल्वेनोमीटर में क्योंकि करंट फ्लो होता है तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वो डायल मूव होता है। डायल जहां पर पहुंचता है वहां पे ऑसिलेट करता है। उसके ऑसिलेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ पे कॉइल या एक कंडक्टर लगा देते हैं, जिसमें से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, इंड्यूस करंट पैदा होता है, जो कि किस प्रकार का एक एडी करंट होता है, जो इसके मोशन को रोक देता है, इसके ऑसिलेशन वाले मोशन को रोक देता है। क्योंकि मोशन ऑसिलेट होगा तो एक प्रकार का एडी करंट देते जाएगा और जल्दी से रुककर वो रीडिंग निकाल देता है। वैसे ही इसे यूज करते हैं हम ट्रेन्स के ब्रेक्स। वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में किस प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स क्या होती है? वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैसे मूव करता है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक जनरेटर रहता है, जिसके कारण चक्के चलते हैं, मगर इन चक्कों में मान लो चक्के हैं तो उसमें एक ड्रम लगा दिया जाता है, बीच पे ड्रम लगा दिया जाता है, और इस ड्रम के आसपास जब इस व्हील को रोकना रहता है, ये रोटेट कर रही है, व्हील अभी रोटेट कर रही है, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन की व्हील है, ये रोटेट कर रही है, जल्दी गोल घूम रही है। इसमें जो ड्रम लगा हुआ है वो मेटेलिक होता है, और उस ड्रम के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब भी ब्रेक लगाना रहता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से पैदा करते होंगे। वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण अब ये चक्का गोल घूम रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो इसमें उल्टे डायरेक्शन का एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है,
और वो क्या करेगा, इसके मोशन को डैम्प कर देगा, रुकावट पैदा करेगा और धीरे से और वेरी इजीली विदाउट एनी नॉइज और विदाउट एनी काइंड ऑफ जर्क ये ट्रेन रुकने लग जाती है। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। व्हील ऐसी घूम रही है, हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा इसमें लगाते हैं कि इसके उल्टे डायरेक्शन का करंट पैदा हो, और वो क्या करना चाहता है, टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो क्या करेगा, डैम्प कर देगा इसके मोशन को। और तीसरी जगह हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं इंडक्शन फर्नेस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। फर्नेस करता क्या है, फर्नेस मेटल्स को मेल्ट करता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि मेटल को मेल्ट करने के लिए उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हीट करने के लिए या तो आप कोई फॉसिल फ्यूल को जलाओगे या किसी प्रकार के फ्यूल, दूसरे फ्यूल को जलाओगे और उसके टेम्परेचर को रेज करोगे। अब जस्ट सोचो कि यहाँ पर जो एडी करंट है वो भी तो हीटिंग प्रोवाइड करता है। आप क्या करिए, कोई मेटल का ब्लॉक है, उसको हमें मेल्ट करना है, इसके आसपास कॉइल रख दीजिए, ठीक, ये कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और अगर हम इसमें जो करंट भेज रहे हैं वो किसी प्रकार का ऐसा करंट है जिसके बारे में हम लोग नए चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। उस करंट को हम लोग भेजे, वो भी ऐसे फ्रीक्वेंसी का भेजे कि जल्दी चेंज हो, ज्यादा से ज्यादा चेंज हो, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा इसके कारण इसमें एडी करंट पैदा होगी, इसके कारण इसमें एडी करंट पैदा होगी, और एडी करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि इसके अंदर हीट बहुत ज्यादा पैदा होने लगेगा, और ये खुद के हीट के कारण मेल्ट होने लग जाएगा। ऐसा इंडक्शन फर्नेसेस में किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कि कैसे हम मेल्ट करते हैं या कैसे हीट करते हैं। जरूरी नहीं कि हीट ही करना है, कई बार बहुत सारी जगह में हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिससे मेटल को कुछ टेम्परेचर तक हीट किया जाता है ताकि उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ सके। तो इंडक्शन फर्नेस में कुछ इस प्रकार से हीट भी किया जा सकता है। सो दिस इज इट अबाउट द एडवांटेज हम दो प्रकार से इसका एडवांटेज लेते हैं, या तो उसके डैम्पिंग ऑफ मोशन या हीटिंग का। कहां डेड बीट गैल्वेनोमीटर के ऑसिलेशन को हम बिल्कुल स्थिर बनाने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स कैसे इंड्यूस करंट जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए डैम्प कर देगा, और इंडक्शन फर्नेस जो कि हीटिंग का उपयोग करेगा। सो दिस इज इट फॉर एडी करंट क्या होता है हमने समझ लिया, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। सो दिस इज इट अबाउट एडी करंट। आज हमने पढ़ा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होगा, और हमने जाना कि एडी करंट क्या होता है। So, in the next session, we will start with the new chapter. Keep studying. Have a nice day.